स्टूडेंट्स इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारे पास ऑर्थोपेडिक नर्सिंग की जो चैप्टर है, मतलब जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रिलेटेड है। तो उसमें जो डिजीज़ है अभी हम स्टडी करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। ठीक है, तो अगर इस वर्ड्स को हम सेपरेट कर लेना तो ओस्टियो अलग है और आर्थराइटिस अलग है। ठीक है, तो ओस्टियो हमारे पास स्लैब द बोन होती है। ठीक है, और जो आर्थराइटिस होती है तो आर्थराइटिस हम जॉइंट्स को कहेंगे और उसमें इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो जब क्या होती है, मतलब जॉइंट डिजीज़ है ये हमारे पास। ठीक है, जब उस जॉइंट में इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो उसको हम ओस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। ठीक है, तो इसकी जो शॉर्ट प्रेजेंटेशन है वो हमारे पास OA है। ठीक है, तो आर्थराइटिस जो होती है, osteoarthritis is the most common form of arthritis and the most common joint disease। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन जो आर्थराइटिस डिजीज़ है और ये क्या होती है, जॉइंट को ही लगती है। ठीक है, तो नोन एज द डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ आर ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो उसको डिजेनरेटिव डिजीज़ कहा जाता है। ये MCQs के लिए आपने याद रखना है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास डिजेनरेटिव डिजीज़ है। मकसद इसका यही है कि डिजेनरेटिव हम किस चीज़ को कहते हैं, तो जो डिजीज़ टाइम के साथ और एज के साथ साथ आती है। ठीक है, बढ़ती है। ठीक है, उसकी जो सिविरिटी है, पेन के, स्वेलिंग के, ये मुख्तलिफ किस्म के साइन सिम्टम के। तो डिजेनरेटिव डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो टाइम के साथ साथ वो क्या होती है, सिविरिटी की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये वो डिजीज़ है। मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव osteoarthritis आर ओल्डर। ठीक है, देन द एज 45 एंड वुमेन आर मोर कॉमनली अफेक्टेड देन मेन। ठीक है, तो ज़्यादातर ये ओल्ड एज को भी ही इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब जो पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज होती है ना, तो वो इफ़ेक्ट करते हैं। और जो मेल में होती है, तो मेल में जो 45 से एज एबव हो जाती है तो ये ओस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा से ज़्यादा अकर होती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ये कहते हैं कि वुमेन को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। तो मसला यही है कि वुमेन में एक हार्मोन होती है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो उस एस्ट्रोजन की कमी की वजह से जब वो 45 और ये चीज़ इससे एबव होती है उसकी एज, तो वो पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज में होती है और उसमें एस्ट्रोजन की जो किरदार होती है वो आखिर से ख़त्म हो जाती है। तो इसी वजह से जो है ज़्यादातर वुमेन इफ़ेक्ट करते हैं देन मेन। समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट ऑफ्टन अकर एट द एंड ऑफ द फिंगर। ठीक है, ठीक है, तो और थंब, नेक, लोअर बैक, नी एंड हिप। तो ये वो लोकेशन है जो इसी तरह साइड में जो पिक्चर है उसमें उसने दिखाया हुआ है। ठीक है, कि ये जो है हिप वगैरह में। ठीक है, और ये फिंगर में। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ओस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास जो हमारा फिंगर होती है, तो फिंगर की जो डिस्टल पार्ट होती है, जो नेल वगैरह, इसकी जॉइंट पे ही लगते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। और इसी तरह नी में और जो नेक में होती है। ठीक है, तो ये लोकेशन है ओस्टियोआर्थराइटिस के कॉमनली। तो ये है ओस्टियोआर्थराइटिस इज अ डिजीज ऑफ अ जॉइंट दैट अफेक्टेड ऑल ऑफ द वेट बेयरिंग कंपोनेंट ऑफ द जॉइंट। तो ये ओस्टियोआर्थराइटिस वो जगह इफेक्ट करते हैं जो ज़्यादा प्रेशर को, ज़्यादा वेट, क्या है कि वेट को उठाने की जो जगह है, फॉर एग्जांपल नी हो गया या एल्बो जॉइंट हो गया। ठीक है, तो वो जगह है जो ज़्यादा पोर्स वगैरह को ही एक्सपोज होती है। ठीक है, तो ये एक्सपोज बोन होती है। ठीक है, और ये एरोडिंग कार्टिलेज होती है। ठीक है, इस कार्टिलेज को एक नाम देते हैं ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या, इस कार्टिलेज जो जॉइंट, मतलब ये बोन है ना और ये भी बोन है, तो इस दो बोन के, जब बोन के दरमियान, जॉइंट के दरमियान क्या होती है, कार्टिलेज होती है, तो उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। फिर आते हैं कि ओस्टियोआर्थराइटिस में रिजल्ट फ्रॉम वेयर एंड टेयर ऑन द जॉइंट। जब जॉइंट में क्या हो जाती है, मतलब उसकी जो नॉर्मल कार्टिलेज, ये हमारे पास नॉर्मल बोन है और ये ओस्टियोआर्थराइटिस के बोन है। ठीक है, जॉइंट है। ठीक है, तो इसमें वेयर आ जाती है, मतलब वेयर एंड टेयर, मतलब उसमें कटिंग वगैरह, ये एरोजन की तरह उसमें आ जाती है। समझ के स्टूडेंट्स। MCQs के लिए कि वेयर एंड टेयर ऑन द जॉइंट इज ड्यू टू विच डिजीज़, तो ओस्टियोआर्थराइटिस। MCQs के लिए इसी तरीके से ही अपने साथ लिख ले। तो द नॉर्मल कार्टिलेज लाइनिंग इज ग्रेजुअली worn अवे एंड द अंडरलाइनिंग बोन इज एक्सपोज।
ये तो आपको पता है कि उम्र बढ़ती होने की वजह से जो है आपकी जो कार्टिलेजेस होती है या साइनावियल फ्लूइड होती है वो कम होती जाती है, ठीक है। और उसकी जो कार्टिलेज होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रगड़ते हैं, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो दोनों बोन जो है अपने दो बोन के दरमियान मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड, क्रेस्टस साउंड, ये चीज़ें प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस इज बीन क्लासिफाई एज तो ओस्टियोआर्थराइटिस जो है वो उसने क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। एक हमारे पास प्राइमरी होती है, तो प्राइमरी को हम इसलिए प्राइमरी कहते हैं कि ये आइडियोपैथिक होती है, मतलब वो ये उसकी जो एग्जैक्ट खास नहीं होती, वो डायरेक्ट ही लगती है, ठीक है। मतलब किसी और वजह से वो ऑस्टियोआर्थराइटिस आकर नहीं हुआ है, ठीक है। तो बस आपने याद रखना है कि जिस बोन की वजह नहीं होती ना, तो उसको हम आइडियोपैथिक कहते हैं। और नो प्रायर इवेंट आर डिजीज रिलेटेड टू द ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है मतलब ये डिजीज़ वगैरह किसी और डिजीज़ की वजह से नहीं होगी तो उसको हम प्राइमरी कहते हैं। और जो हमारे पास सेकेंडरी होती हैं, तो सेकेंडरी हमारे पास रिजल्टिंग फ्रॉम प्रीवियस जॉइंट इंजरी आर इम्प्लीमेंट्री डिजीज़, तो किसी और इम्प्लीमेंट्री प्रोसेस की वजह से या डिजीज़ की वजह से जब ओस्टियोआर्थराइटिस अकर होती है तो उसको हम सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस कहेंगे। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इज़ नॉट ऑलवेज क्लियर, तो दोनों के दरमियान आपने कोई भी मतलब ऐसा क्लियर कट डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसने ये रूल है कि प्राइमरी क्या चीज़ है और सेकेंडरी क्या चीज़ है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस रिस्क फैक्टर होती है तो ओल्ड एज ज़्यादातर होती है, ठीक है। तो द रिस्क फैक्टर ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस इंक्रीज विद एज, ठीक है, एंड सेक्स। तो women are more likely to develop osteoarthritis, thought it is not clear why, तो ज़्यादातर वुमेन ही को लगता है, ठीक है। तो उसने मतलब क्लियर कट ये नहीं है कि ये इस वजह से है या इस वजह से है, मतलब रीज़न वगैरह उसकी नहीं है, लेकिन जो रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, उसने ये बात निकाली हुई है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होती है, ठीक है, तो ये फीमेल की डेवलपमेंटल स्टेजेस में ही हेल्प देते हैं, ठीक है। तो जब उसकी कमी आ जाती है तो उसी वजह से जो है ओल्ड एज में ये ओस्टियोआर्थराइटिस अगर हो मतलब लगती है पर्सन को। ओबेसिटी तो मेन काज है, क्योंकि जब एक पर्सन ज़्यादा ओबीस होते हैं ना तो फिर उसकी सारे जॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है, तो उसकी वजह से ये ओस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट और ये चीज़ हो सकती है। फिर आते हैं कि जॉइंट इंजरी, तो जॉइंट तो लाजिम इंजरी होंगी। रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट, तो स्ट्रेस किस वजह से होती है, वो ओबेसिटी की वजह से होती है ना। फिर जेनेटिक, जो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी जो मतलब फैमिली हिस्ट्री में वो चीज़ आती है कि उसकी ओस्टियोआर्थराइटिस और ये डिजीज़ वगैरह उसको लगती है, तो वो तो अलग बात है, ठीक है। तो उसकी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हो जो जेनेटिक आपको आती है, क्योंकि ये फिर जीन आपको एक्सप्रेस करेंगे, आप किस ट्रीटमेंट भी करें लेकिन जीन में जो चीज़ कोड है वो आप पे इम्प्लीमेंट होंगी। बोन डिफॉर्मिटी मतलब उसमें कि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, वो नॉर्मल से डिविएटेड होती है। सर्टन मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है, मतलब जो आपकी जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है ना, तो वो जब ज़्यादा हाइपर सिक्रीशन कर होती है, मतलब हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो हार्मोन है, ठीक है, तो जब वो ज़्यादा रिलीज़ होती है तो आपके लिए और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म करेगा, तो मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कैल्शियम जो है बोन से ज़्यादा ब्लड में ही आती है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ आकर होती है, समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी किसी तरीके से है कि वो कौन सी चीज़ आ जाती है और किस चीज़ को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये ओस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब जो आर्टिकुलर कार्टिलेजेस हैं वो ख़त्म हो जाती है बोन के दरमियान। तो सबसे पहले आती है कि मतलब जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर आती है, और ये जेनेटिक एंड हार्मोनल फैक्टर की वजह से जो है वो आपकी मतलब क्या होती है, जो कॉन्ड्रोसाइट रिस्पॉन्स होती है। कॉन्ड्रोसाइट क्या चीज़ है, कॉन्ड्रोसाइट हमारे पास सेल ऑफ द कार्टिलेज होती है, ठीक है। और तो ये क्या होती है, वो इफ़ेक्ट होती है। और जो अदर उसने बात की ना, तो अदर फैक्टर में ये सब फैक्टर आते हैं कि ओबेसिटी, इंजरी, जेनेटिक डिफॉर्मिटी, एज, ठीक है, इसकी वजह से ये इफ़ेक्ट आती है। फिर आते हैं कि मैकेनिकल इंजरी, मतलब कोई भी आपने कोई भी बाइक वगैरह चला रहा हो या उसी तरीके से मतलब
एक्सीडेंट्स वगैरह में, तो ये सब उस पे इफेक्ट होती है। और जो जॉइंट प्रीवियस जॉइंट डैमेज होती है, मतलब कोई भी आपकी जो हिस्ट्री में जॉइंट वगैरह क्या हुआ हो, मतलब इंजरी हुआ हो, फिर वो आपको बाद में मसला क्रिएट कर लेते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी यही है कि ये फैक्टर सारे ये आ जाती है, और ये जो कॉन्ड्रोसाइट होती है ये इफेक्ट कर लेती है। जब ये इफेक्ट होती है तो कॉन्ड्रोसाइट रिस्पांस ये करते हैं कि ये रिलीज़ करते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन हमारे पास ये कम्युनिकेटर होती है जो कि आपकी जॉइंट की इम्प्लामेशन करने के लिए आपकी ब्रेन को सिग्नल देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्रांसमिटरी जो क्या है, ये साइटोकाइन मतलब केमिकल है, ठीक है। तो ये जब साइटोकाइन क्या है कि वो रिस्पांस स्टिमुलेशन प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द प्रोटोलाइटिक एंजाइम एंड मेटलोप्रोटीन एंड कोलेजिनेस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें फिर रिलीज़ होती हैं, और जब ये रिलीज़ होती है ना तो रिजल्टिंग डैमेज प्रीडिस्पोज टू मोर, ठीक है। तो प्रीडिस्पोज का मकसद यही है कि ये वो चीज़ें होती हैं ना जो प्रोटोलाइटिक एंजाइम और मेटलोप्रोटीन और कोलेजिनेस, तो ये आती है और आपकी जो जॉइंट होती है और उसमें जो कार्टिलेजेस होती है वो ब्रेकिंग और ये चीज़ें उसमें टेयरिंग उसमें आना स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है रिजल्टिंग और डैमेज हो जाती है। तो ये है सारा जो है ये फैक्टर था, इस पे इफेक्ट हो जाती है, इसको रिलीज मतलब ये सिग्नल भेज देते हैं ब्रेन को, और ये चीज़ें प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाती है आपकी जॉइंट में, फिर डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज। फिर आती है कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो जो मेन टिश्यू अफेक्टेड होती है ना तो वो हमारे पास क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो मैंने पहले बताया कि जो जॉइंट के दरमियान जो कार्टिलेज है उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। फिर आते हैं कि जो ओस्टियोआर्थराइटिस की रिजल्ट होती है एन क्या होती है कि इंक्रीज टिश्यू स्वेलिंग। तो सबसे पहले स्वेलिंग तो लाजिम इंक्रीज़ होंगी क्योंकि वो वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, और उसकी चेंज इन कलर, और कौन से कलर ज़्यादा आएंगे तो रेड कलर आएंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहाँ पे आता है, ठीक है। फिर कार्टिलेज जो पेब्रिलेशन होती है, मतलब उसकी जो वाइब्रेशन ये तरीके से जो है वो अकर होती है। अगर आप उन पे हाथ रख लेते हैं ना तो आपको अच्छी तरीके से वाइब्रेशन वगैरह क्रिएट होना सेंस हो जाती है। फिर कार्टिलेज जो एरोजन होती है डाउन टू सबकोंड्रल जो है एरिया, मतलब जो कार्टिलेज ख़राब हुआ है वो और अपने साथ और कार्टिलेज को भी ख़राब करने में थोड़े थोड़े क्या होती है वो मूव होती है। फिर आते हैं कि हमारे पास जो नॉर्मल कार्टिलेज है और जो एबनॉर्मल है वो हमारे पास यही है, ठीक है। तो इसी तरीके से तो नॉर्मल को देखें और एबनॉर्मल को भी देख लें। ये हमारे पास जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है या स्किप्सोल जॉइंट होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज यही है, ठीक है, जो सफ़ेद सफ़ेद नज़र आती है, ठीक है, वाइट कलर में। जॉइंट कैविटी होती है, ठीक है, और बोन, तो ये नॉर्मल है, एक अच्छी तरीके से अपनी मदार वगैरह में है। तो ये क्या है कि रेडनेस उसमें इंक्रीज़ हुआ है, और उसमें जो हर डिजनरेशन होती है मतलब आर्टिकुलर कार्टिलेज की, ठीक है, तो ये एरोज सा हुआ है। इस कार्टिलेज को देखिए ये एरोज सा हुआ है और ये अच्छी तरीके से स्मूथ है। और इसी तरीके से जो है वो मतलब जो सबकॉन्ड्रियल बोन सेस्ट होती है, मतलब जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो आ जाती है। जो पेब्रिलेटेड कार्टिलेज होती है मतलब ख़राब, ठीक है, अल्टर बोन जो टर्नओवर होती है मतलब स्क्लेरोसिस आना रेडियोग्राफ्स, मतलब तो इस क्लोरोसिस की वजह से जो है फिर वो उसको ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती है, फिर वो ख़राब होती है। फिर आती है कि जो रेडियोलॉजी ग्राफिक होती है, मतलब जो एक्सरे वगैरह ही होती है ना, तो ये इसी तरीके से आपको सेंस होंगी। ये हमारे पास नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है, इसको देखें, ठीक है। तो ये होती है ना कि ओस्टियोआर्थराइटिस में जो इस दरमियान जो एरिया है, ठीक है, वो अच्छी तरीके से साइनोवियल फ्लूइड के लिए एक्टिविटी होती है, लेकिन जब वो इफेक्ट होती है, डैमेज होती है, तो ये जो है क्या होती है, ये जो नॉर्मल डिस्टेंस होती है टू बोन्स के दरमियान वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसको देखो ये ख़त्म हुआ है, समझ गए स्टूडेंट। फिर आते हैं कि एसिमेट्रिकली जॉइंट स्पेस नैरोइंग फ्रॉम लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, द मीडियल इनसाइड पार्ट ऑफ द नी इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय ओस्टियोआर्थराइटिस। ये भी अपने एक्सक्यूज के लिए याद रखना है कि जो मीडियली मतलब जो इनसाइड ऑफ द नी जॉइंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होती है। उसकी रीज़न यही है कि ज़्यादा जितने भी फोर्सेस आप उठाते हैं, जितने भी वज़न आप उठाते हैं, तो आपकी नी पे ही प्रेशर आ जाती है और वो नी अंदर की तरफ जो है वो
स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसी वजह से जो है वो जो मीडियली पार्ट होती ना वो क्या होती है, इफेक्ट होती है। उसने बात की कि एसिमेट्रिकली जॉइंट स्पेस नैरोइंग होती है। तो जो ओस्टियोआर्थराइटिस है ये हमारे पास अगर एक नी में है तो दूसरी नी में जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होती, एसिमेट्रिकली इसी तरीके से है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस में ये डिफरेंस है। और इसी तरीके से जो रोमाटाइड अर्थराइटिस है, तो रोमाटाइड अर्थराइटिस जब एक पर्सन को लगती है ना, तो एक नी में अगर मतलब इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, तो दूसरे नी में वो खुद बहुत ट्रांसफ़र होती है। किस में? रोमाटाइड अर्थराइटिस में। लेकिन ये जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास ये क्या है, ओस्टियोआर्थराइटिस है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस एसिमेट्रिकली है, मतलब एक नी में है तो दूसरी नी में वो ट्रांसफ़र नहीं होंगी। समझ गए स्टूडेंट्स? तो ये है डिफरेंस, उसी इसीलिए एमसीक्यूज़ के लिए याद रख के समझ गए। फिर आते हैं कि जो अदर मतलब जो सिम्टम्स है किस चीज़ के, ओस्टियोआर्थराइटिस के, तो यूजुअली अकर स्लोली इट में मैनी be many years before the damage to the joint become noticeable। देखिए जो मतलब वो के डैमेज, जब जॉइंट डैमेज तो जॉइंट ये आपको पता स्लोली लगती है। मतलब अगर अभी जॉइंट में कोई भी मसला आ गया ना तो आपको थोड़ा सा फील होंगे, लेकिन वो ज़्यादा आप सीरियस नहीं लेता है, ठीक है। तो फिर जब वो मेन एयर जो है पहले वो आपको सेंस होती है, लेकिन जब टाइम बहुत मतलब गुजार लेते हैं तो उसके बाद आपको मसला क्रिएट होंगे। इसीलिए हमने पहले भी उसको आपको बात की कि ये डिजेनरेटिव डिजीज़ है। डिजेनरेटिव डिजीज़ तो वो डिजीज़ होती है कि अभी आपको कोई भी मतलब शाख वगैरह लग गई और पर आप जवानी के जोश में कोई भी मसला नहीं होंगे, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ी मतलब जो ओल्डर एज की तरफ जाते हैं ना तो फिर आपको मसला क्रिएट होती है, ठीक है, तो नोटिसेबल होती है। फिर स्टडी आर इंटरमिटेंट पेन इन अ जॉइंट। तो स्टडी इंटरमिटेंट पेन वो पेन होती है, मतलब कुछ टाइम होती है, कुछ टाइम मुकम्मल ख़त्म हो जाती है, कुछ टाइम फिर होती है, कुछ टाइम नहीं होती। ये एक फ्लक्चुएशन पेन होती है, समझ गए स्टूडेंट। और ये क्या होती है, आपकी जॉइंट में स्टडी हो मतलब इसी तरीके से स्टेट भी होती है और फ्लक्चुएशन पेन भी होती है। तो ये सिम्टम, ठीक है। स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, जो सख्तपन आ जाती है आपकी जॉइंट में। दे टेंड टू फॉलो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी सच एज स्लीपिंग और सिटिंग। फिर आप क्या कर लेते हैं, ज़्यादातर स्लीपिंग और सिटिंग में ही गुजारते हैं, समझ गए स्टूडेंट। जब आप इनएक्टिव टाइम में आपको स्टिफनेस आ जाती है, मतलब आप सो जाते हैं, फिर जब वो आप उठते हैं ना तो आपकी जो जॉइंट है वो इसी तरीके से क्या होती है, स्टिफनेस आपको फील होंगी, साख्तनेस, ठीक है। फिर क्या होती है कि स्वेलिंग और टेंडरनेस आ जाती है। एंड वन आर मोर जॉइंट नॉट नेसेसरी अकरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉडी एट द सेम टाइम, ठीक है। तो स्वेलिंग और टेंडरनेस आपकी बॉडी में मतलब मोर ज़्यादा जॉइंट में अगर आ गया ना तो बोथ साइड में भी आ सकती है, ठीक है, टाइम के साथ साथ। फिर क्या कि क्रस्टिंग पीलिंग आर अ साउंड ऑफ द बोन रबिंग ऑन अ बोन as is called क्रेप्टस, ठीक है। व्हेन द जॉइंट इज यूज, देखिए टू बोन के दरमियान जॉइंट होती ना, तो जब टू बोन की जॉइंट क्रस्टिंग होती ना, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन में आ जाती है, तो उससे एक साउंड क्रिएट होती है, उसको हम क्रेप्टस साउंड कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। फिर आते हैं कि जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग होती है ना, तो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के लिए ये है कि यू विल नीड टू डिस्क्राइब योर सिम्टम इन डिटेल इंक्लूडिंग द लोकेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एनी पेन, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए आपने जो है सिम्टम वगैरह ये चीज़ें आपने क्या करना है, डिटेल में ही स्टडी करना है, मतलब वो आपको डिस्क्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में आपको मसला वगैरह ना हो जाए, ठीक है। तो फिर आपने एग्जामिनेशन ऑफ द अफेक्टेड जॉइंट, जो जगह अफेक्टेड हुआ है उसकी एग्जामिनेशन करना है, ताकि कोई भी एबनॉर्मेलिटी फाइंड आउट हो जाती है फिर उसको लिए ट्रीटमेंट वगैरह रिकमेंडेड कर लेती है डॉक्टर। एक्सरे और अदर इमेजिंग जो स्टडी होती है, ठीक है, तो ये आपने बर वक्त करना है ताकि पता चला जाए, ठीक है। ब्लड टेस्ट आर यूज टू रूल आउट अदर फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस। तो ब्लड टेस्ट से मुख्तलिफ़ किस्म की रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो ये चीज़ें ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म और भी है कि वो सब रूल आउट हो जाती है, ठीक है, ताकि टाइम से पहले पहले आपकी उसकी क्या हो जाती है, ट्रीटमेंट किया जाए। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस लेटर स्टेज में क्या होती है, तो देखिए इसमें एक 2 पॉइंट है मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो
ये स्ट्रक्चर तो है ओस्टियोआर्थराइटिस के, ठीक है। तो आपको पता है कि ओस्टियोआर्थराइटिस में जो जॉइंट इफेक्ट होती है वो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल जॉइंट होती है, मतलब ये सारे जो जॉइंट हैं, ठीक है, इसी जगह से ये जॉइंट जो है ना, जब ये इफेक्ट होती है वो किस डिजीज़ की वजह से, ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से। और उसको हम क्यों कौन से डिजीज़ कहते हैं, ये जो देखिए, तो ये जो हेबर्डन नोड्स होती है ना, तो ये हेबर्डन नोड्स ही अकर होती है, ठीक है, ये ओस्टियोआर्थराइटिस में होती है। और ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि ये प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है, ये प्रॉक्सिमल है, ये ये प्रॉक्सिमल है, ये डिस्टल है। तो डिस्टल पार्ट में ओस्टियोआर्थराइटिस के जो क्या होती है जॉइंट इफेक्टेड होती है वो हमारे पास डिस्टल जॉइंट होती है। और जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस होती है ना, तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जो प्रॉक्सिमल पार्ट होती है, ये जॉइंट हो गया, या मतलब ये जॉइंट, इसी तरीके से रिस्ट जो जॉइंट है, ठीक है, तो ये सब इफेक्ट होती है किस चीज़ में, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में। लेकिन जो ओस्टियोआर्थराइटिस है वो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल जो डिस्टल पार्ट होती है ना, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हार्बेडन जो नोड्स होती है, ठीक है, ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें। और जो फिसिफार्म स्वेलिंग द जॉइंट होती है, तो ये ज़्यादातर किस चीज़ में होती है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये रोमेटॉइड आर्थराइटिस और ये ओस्टियोआर्थराइटिस। फिर आते ही इसको देखो, ये है स्ट्रक्चर जो कि इफेक्ट होती है नॉर्मल से, वो डिविएटेड होती है किस वजह से, इस जॉइंट की वजह से, जो जॉइंट स्वेलिंग हुआ हो, ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस। तो इस पाँव को आप देखिए, एग्जामिनेशन कर लें, ठीक है। फिर आते हैं कि जो हम मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं ना, तो नो ट्रीटमेंट हेल्प द डिजेनरेटिव प्रोसेस। तो आपको पता है कि डिजेनरेटिव डिजीज़ डायरेक्ट अकर नहीं होती, वो थोड़े थोड़े जो है वो अकर होती है और फिर आप क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए उसकी डायरेक्ट जो है ट्रीटमेंट वगैरह नहीं होती। प्रिवेंटिव मेजर कैन स्लो द प्रोसेस। आप उसके लिए प्रिवेंटिव क्या करेंगे, प्रोसेस करवाएंगे। प्रिवेंटिव प्रोसेस वो होती है, मतलब वो एक्टिविटी आपने नहीं करना है जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर आपकी जॉइंट्स पे ही आती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वेट रिडक्शन करेंगे, आपने अपना वेट जो है वो कम करना है, ठीक है। ये प्रिवेंटिव प्रोसेस है। हम प्रिवेंटिव समझ गए ना, कि प्रिवेंटिव उसको कहते हैं कि ताकि उस डिजीज़ में और सिविरिटी ना हो जाए, ठीक है, उससे बचाने के लिए। तो प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, ठीक है, उस इंजरी को आपने प्रिवेंट करना है। फिर क्या है कि पेरिनेटल जो स्क्रीनिंग होते हैं फॉर कंजेनिटल हेप्स डिजीज़, ठीक है, एंड ऑक्यूपेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब अगर आपकी ऐसे मतलब जॉब वगैरह हो, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या वज़न उठाना हो या ज़्यादा बैठना हो, तो ये चीज़ आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। और जो प्रीनेटल होते ना, तो आपने स्क्रीनिंग करना है। कंजेनिटल जो हेप्ट हो, मतलब मदर के अंदर आपने पहले से, अगर आपको पता है कि आपकी ख़ानदान में ये चीज़ आम है ना, तो फिर आपने पहले से ही स्क्रीनिंग करना है कि उस पेशेंट जो प्रेगनेंसी टाइम में वो जो बच्चा था ना, तो वो कैसा है, उसकी कंडीशन कैसा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने देखना है। अगर ये उस जो आर्थराइटिस है, तो फिर आपने ये चीज़ें वेट और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडिफिकेशन करवाना है। फिर आते हैं कि जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है मेजरमेंट, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होती है जो विदाउट सर्जरी वगैरह होती है। तो आपने वेट रिडक्शन करना है, जॉइंट रेस्ट एंड अवॉइडेंस ऑफ द जॉइंट ओवर यूज़, ठीक है। तो ओवर यूज़ आपने अपनी जॉइंट की नहीं करना है, ठीक है। हमने पहले भी आपको क्लियर किया कि वो एक्टिविटी आपने अवॉइड करना है जो आपकी जॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस और यूज़ होती है। आर्थोटिक डिवाइस टू यूज़ सपोर्ट इम्प्लांट जॉइंट। इसी तरीके से जो स्प्लेंड होती है, ब्रेसिस होती है ना, स्प्लेंड वो उसको कहते हैं जो मतलब एक जॉइंट आप प्रोटेक्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टावल या इसी तरीके से चीज़ें आप उससे इर्द गिर्द करवा लेती हैं। और ब्रेसिस भी इसी तरीके से है, ताकि उससे ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की कपड़ा, ये कपड़े से बनाई हुई चीज़ होती है ना, तो वो उसको पहनाते हैं, ठीक है, ताकि वो जॉइंट्स वगैरह गर्म हो और प्रोटेक्ट हो। तो पोस्चरल एक्सरसाइज एंड एरोबिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो पोस्चरल एक्सरसाइज वो है कि फॉर एग्जांपल अगर आप बैठे हैं ना, तो आप अपनी जॉइंट को थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह देते हैं, ठीक है, मतलब फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये चीज़ें आप करवा लेते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन करना है। एरोबिक एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज होती है जो आप एक्सरसाइज करते हैं लेकिन उस हद तक नहीं जाते हैं ना, जो आपकी जो
मतलब पेट्स वगैरह या प्रोटीन वगैरह, इससे एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप जब एक्सरसाइज करते हैं और आप तक होने से पहले बस कर लेते हैं ना, स्टॉप कर लेते हैं, तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल आप करते हैं। फिर आते हैं जो फार्माकोलॉजिकल थेरेपी होते हैं ना, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सिम्पटम मैनेजमेंट एंड पेन कंट्रोल, ठीक है। तो आपने फार्माकोलॉजिकली वो ट्रीटमेंट होती है जो मेडिसिन वगैरह, और हम साइन सिम्टम को जो हो क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, ड्यू टू द ड्रग्स मेडिसिन वगैरह। तो इनिशियल एनर्जेटिक थेरेपी आप एसिटोपिनोन जो पेनाडॉल वगैरह होती है ना, पैरासीटामोल, ठीक है, तो वो इस चीज़ों के देना है, ठीक है। और जो नॉन सेलेक्टिव नॉन स्टेरॉइड होती है ना, जो नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, तो ये आपने क्या करना है, रिकमेंडेड करना है। मतलब आपने एज अ नर्स आपको रिकमेंड नहीं करते, उसको क्या कर देते हैं, टाइम पे देते हैं और उसको एजुकेशन करते हैं, ये चीज़ें आपने करवाना है। ओफाइड एंड इंट्रा आर्टिकुलर जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ना, तो ये ओफाइड वो मेडिकेशन होती है ना जो आपकी इन्फ्लेमेशन और आपकी पेन ये चीज़ें रिड्यूस करते हैं, ठीक है, वो मेडिसिन देना है। और इंट्रा आर्टिकुलर तो आपको पता है कि जो बिटवीन द जॉइंट जो कार्टिलेज होती है ना, ये आपने देना है, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये सब आप इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी में पढ़वाएंगे, ठीक है। तो ग्लूसामाइन्स एंड जो chondroitin which are thought to improve tissue function and regarded breakdown of cartilage। देखिए हमारे पास ग्लूसामाइन एंड कॉन्ड्रोटाइन जो होती है ना, ये क्या होती है, ये मेडिसिन आपको क्या कर लेते हैं, आपकी जो टिश्यू फंक्शन होती है, ठीक है, वो आपको ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। एंड रिगार्डेड ब्रेकडाउन ऑफ द कार्टिलेज, तो ये मेडिसिन आपकी जो टिश्यू जो कार्टिलेज की ब्रेकडाउन था वो आपको, मतलब अभी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि 10 डेज़ में वो क्या होती है, ब्रेक होने की चांसेस थी, लेकिन जब आप ग्लूसामाइन और कॉन्ड्रोटाइन जो है ये मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं, तो फिर आप मैक्सिमम जो है मतलब 30 दिन या इसी तरीके से उसकी जो ब्रेकिंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो टाइम इंक्रीज़ होती है, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। फिर आते हैं कि जो सर्जिकली मैनेजमेंट होती है ना, तो हम उसके लिए ओस्टेक्टोमी करवाती है, वो अल्टर द पोर्स आर डिस्ट्रक्शन इन द जॉइंट। मतलब ओस्टेक्टोमी वो होती है ना कि हम उसकी इंटरनली कोई भी अगर इन्फेक्शन वगैरह या कोई भी फ्लूइड वगैरह होती है ना, तो वो हम ड्रेन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम आर्थ्रोप्लास्टी करवाते हैं। आर्थ्रोप्लास्टी हमारे पास वो प्रोसीजर होती है सर्जिकली जो हम रिपेयर करते हैं, जो जॉइंट होती है ना, तो वो हम रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि जो वेसो सप्लीमेंटेशन होती है ना, द रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ साइनाविल फ्लूइड विस्कोसिटी जो हाइलोयूरोनिक एसिड जो होती है, तो हाइलोयूरोनिक एसिड हमारे पास वो टेबलेट होती है, मतलब वो मेडिसिन ड्रग्स होती है ना जो हम देते हैं एज ए सप्लीमेंट, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, साइनाविल फ्लूइड की जो गाढ़ापन होती है उसको कम करने के लिए हम देते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी और आसानी तरीके से जो है जॉइंट क्या कर ले, मूवमेंट करवाए। फिर टाइडल जो इरिगेशन होती है, मतलब लीवेज होती है ना, तो आप द नी इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन एंड देन रिमूव ऑफ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेलाइन इनटू द जॉइंट थ्रू कैनोलाज। तो टाइडल इरिगेशन वो होती है जो इंटरनली उसमें फ्लूइड वगैरह या सेलाइन वगैरह ये चीज़ें क्या होती है, तो क्या हम कर लिए क्या, ठीक है। तो हमारे पास वो जो सेलाइन होती है ना, तो हम नी जो है इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें ज़्यादा वॉल्यूम सलाइन तो नहीं है, अगर ज़्यादा है तो फिर हम उस किनोला के थ्रू जो है वो रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइडल इरिगेशन उसने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, ठीक है, ये बार बार आएंगे, तो आपने इसकी जो थ्योरी है उसकी जो कंसेप्ट है कि टाइडल इरिगेशन हम किस चीज़ को कहते हैं, तो ये आपने कंसेप्ट में रखना है। फिर आते हैं ये हमारे पास प्रोक्सल टीबीएल जो ऑस्टेक्टोमी होती ना, तो ये हम इसीलिए कि ये हमारे पास नॉर्मल है, ठीक है, और ये जो एबनॉर्मल है वो बाहर की तरफ चली गई ना, इसको देखो ये बाहर की तरफ चला गया है, और ये हमारे पास ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये अपनी लाइन से डिवाइडेड हुआ है। तो ये जीनियो वेरियम जो है, या मतलब एक टर्मिनोलॉजी उसने दिया हुआ है कि जो पेटेला होते हैं ना, तो पेटेला वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो प्रॉक्सिमल टिबियल ऑस्टेक्टोमी होती है ना, तो स्टेपल आर प्लेट्स एंड स्क्रूज आर यूज टू होल्ड द बोन इन प्लेस अंटिल इट हील। देखिए
ये भी हमारे पास एक क्या होती है, ओस्टोक्टोमी होती है कि हम उस क्या कर लेते हैं, उसमें लगा देते हैं ताकि उसकी जॉइंट अपनी एरिया में वापस आ जाए, फिर वो हम दोबारा निकाल देते हैं। एक नील सा होते हैं, देखें स्क्रू, इसको हम स्क्रू कहते हैं, ठीक है। ये हम लगाते हैं ताकि वो जो बोन होती है वो अपनी क्या होती है, अपनी एंगल में अच्छी तरीके से क्या होती है वो हील हो जाए। फिर आती है ये हमारे पास ये नॉर्मल होती है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल, उसकी जो एंगल डिविएटेड किया हुआ है वो हम इस स्क्रू के थ्रू क्या कर लेते हैं, वो इस नॉर्मल में लेके आते हैं, ठीक है। ये प्रोसेसेस होती है। तो फिर हमारे पास जो टोटल नी रिप्लेसमेंट कर लेते हैं ना, तो द एंड ऑफ द फीमर टिबिया एंड पेटेला आर शेप टू एक्सेप्ट द आर्टिकुलर सरफेसेस, ठीक है। तो ये हम ऐसे करते हैं, जो टिबिया पेटेला या फीमर वगैरह, इसमें कोई भी एंड में शेप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसके लिए आर्टिफिशियल जो है मिलते हैं, वो हम फिर लगाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कि द end result is that आर मूविंग सरफेस ऑफ द नी आर मेटल अगेंस्ट प्लास्टिक, ठीक है। तो ये मतलब एक साइड पे हम मेटल लगाते हैं, फिर प्लास्टिक एक साइड पे लगाते हैं, और दोनों आप एक दूसरे के साथ उस मूविंग करते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से जो है वो एक पर्सन को एजीनेस फील होती है, अपनी नॉर्मल की तरह नहीं होती, लेकिन फिर आपकी उसकी क्या होती है, मतलब वो टाइम जो है वो अच्छी तरीके से गुजारना स्टार्ट हो जाती है। तो ये है जो फीमोरल कंपोनेंट है, ये हमारे पास प्लास्टिक स्पेसर होती है, ठीक है। ये प्लास्टिक, एक साइड प्लास्टिक होती है और एक साइड मेटल होती है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से जो पेटेला बटन होती है ना, ये हम लगाते हैं। फिर जो टोटल नी रिप्लेसमेंट होती है ना, तो ये इसी तरीके से होती है। देखिए ये हमारे पास ये मेटल शीट है और ये उसकी क्या होती है, ये प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये एंटीरियर फ्रंट साइड है और ये एक साइड व्यू है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से कि ये बटन के नीचे जो है वो प्लास्टिक लगा देते हैं, ये मेटल होती है और ये प्लास्टिक होती है, एक ये तीनों अपने साथ जो है वो मतलब फ्रिक्शन इसी तरीके से कर लेते हैं और पर्सन अच्छी तरीके से उसकी जो टाइम होती है वो गुजारते हैं। फिर डिजीज़ जो मैनेजमेंट हम करते हैं ना, तो ओस्टियोआर्थराइटिस इज़ अ कंडीशन विच प्रोग्रेसेस स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी एयर्स एंड कैन नॉट बी क्योर्ड, ठीक है। तो ट्रीटमेंट इज़ डायरेक्टेड एट मतलब ये हम डायरेक्टली इसीलिए क्योर नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं करते, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, डिजेनरेटिव डिजीज़ है। ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड एट डिक्रीजिंग द सिम्टम ऑफ द कंडीशन एंड स्लोइंग द प्रोग्रेस ऑफ द कंडीशन, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि मतलब ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं ना उस डिजीज़ की कम करने के लिए, लेकिन हम उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी जो पेन वगैरह, स्वेलिंग वगैरह ये चीज़ें होती है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। जो फंक्शनल ट्रीटमेंट गोल होती है ना, तो हम लिमिट मतलब पेन, ठीक है, जो फंक्शनल ट्रीटमेंट हम करवाते हैं। फिर क्या करते हैं कि इंक्रीज़ रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। हमारा गोल इसी तरीके से होना चाहिए ताकि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। तो लिमिट पेन और इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन, रेंज ऑफ मोशन इसीलिए ताकि वो इजीली वॉकिंग या सेट स्टैंड वगैरह ये चीज़ें करवा दें। इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, और उसकी जो मसल होती है वो स्ट्रेंटेबिलिटी उसमें क्या कर ले, प्रोवाइड करवा लें। फिर नॉन जो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होते हैं तो पेन मेडिकेशन हम लेते हैं, ठीक है, ताकि उसकी पेन रिलीफ हो जाए, एलर्जिक वगैरह। फिजिकल थेरेपी करवाते हैं, मतलब उसके लिए ऐसा एक्सरसाइज लेते हैं कि आपने बैठना है या दंड करवाना है या मतलब वॉकिंग करना है स्लोली, ठीक है। वॉकिंग एड्स, मतलब वॉकिंग एड्स का मकसद यही है कि आपने चेयर यूज़ करना है, व्हील चेयर यूज़ करना है, अमसा यूज़ करना है, किस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है, या अदर पर्सन से हेल्प लेना है। शॉक एब्जॉर्बर यूज़ करवाना है, मतलब कुछ ऐसे पेशेंट होती है ना कि हम उसको मतलब ऐसा शॉक एब्जॉर्बर जो है लगाते हैं ताकि उसकी जंपिंग वगैरह अच्छी तरीके से हो, उसको पेन ना हो। फिर रीलैमेंट थ्रू, और जो आर्थराइटिस होती है ना, जो हड्डी की क्या होती डॉक्टर होती है, वो हम उस पे जो है वो मतलब उसकी अलाइनमेंट, उसकी लाइनिंग को दोबारा अपनी नॉर्मल में लेके आने की कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट के थ्रू, ठीक है। फिर लिमिट स्ट्रेन टू अफेक्टेड एरिया, तो स्ट्रेन तो आपको पता है जो जॉइंट और जो लेगमेंट और मसल जो है जब डैमेज हो जाती है ना, तो इससे हम उनको क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, ठीक है, जो अफेक्टेड एरिया होती है।
तो ये है रेंज ऑफ मोशन और एरोबिक एक्सरसाइज, ठीक है, एंड लंग्स हेल्थी जो नॉर्मली ऑक्सीजनेशन, ठीक है। फिर आता है जो नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, तो नर्सिंग असेसमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हम उसकी एक्टिविटी एंड रेस्ट, ये चीज़ें मतलब एक्टिविटी और रेस्ट को बैलेंस करना है, ठीक है। जॉइंट पेन ड्यू टू मोमेंट टेंडरनेस वर्सन बाय द स्ट्रेस ऑन द जॉइंट स्टिफनेस इनटू द मॉर्निंग यूजुअली अकर bilaterally and symmetrically functional जो limitation they depicted lifestyle leisure work fatigue and malaise। देखे हैं हमारे पास, आपने उसको ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना है ताकि उसको स्ट्रेस जो है या मैनेजमेंट हो जाए, उसकी वर्सन ना हो जाए, ठीक है। और जो मतलब सिमेट्रिकली फंक्शनल लिमिटेशन, ताकि एक साइड फंक्शन हो दूसरी साइड, ऐसा नहीं हो कोई एक हाथ बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो और दूसरी हाथ जो है वो इसी तरह पड़ा रहा, दोनों साइड पे आपने अच्छी तरीके से लाइफस्टाइल को और ये एक्सरसाइज को करवाना है। फिर आपने लिमिटेशन ऑफ मोमेंट, मसल एट्रोपी, स्किन कंट्रैक्टर, एबनॉर्म जो एबनॉर्मेलिटीज़ इन द जॉइंट एंड मसल, ठीक है। तो ये आपने लिमिटेशन को ही रखना है, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। मतलब आपने ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा हेवी लोडिंग करवा दें या मुकम्मल तरीके से आप मसल को यूज़ नहीं करते, तो फिर एट्राफी हो जाती है, उसकी स्ट्रक्चर श्रिंक हो जाती है, तो ये भी नहीं करवाना है। तो ये आपने सब चीज़ों को पेशेंट से देखना है कि ये एक्टिविटी करता है या नहीं करता। फिर कार्डियोवास्कुलर स्टेटस देखना है, ठीक है। तो Raynaud's phenomena of the hand and a redness on the finger before the color return to the normal। देखिए आपने क्या करना है कि उसकी हार्ट की जो सर्कुलेशन होती है, ये रिन्यूड जो है एक फिनोमेना है, ठीक है। तो हम उसमें चेक करते हैं कि क्या हो जाती है कि आपने, ठीक है, तो उसकी जो हैंड होती है आपने मुकम्मल क्या करना है, ज़ोर से दबाना है। जब आप दबा लेते हैं तो उसकी कलरेशन क्या होती है, वो चेंज होती है, मतलब वाइट सा कलर क्रिएट कर लेते हैं। फिर जब आप क्या कर लेते हैं, हाथ को दोबारा मतलब आपने उसको टाइटली पिक किया, वो दोबारा आप जब डिले कर लेते हैं ना, अगर उसकी नॉर्मल कलर रिटर्न हुआ तो फिर ये नॉर्मल है। ये असेसमेंट है, ये आपने चेक करना है कि सर्कुलेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ईगो इंटेग्रिटी मतलब स्ट्रेस फैक्टर ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक फेशियल जॉब्स वगैरह या डिसेबिलिटी एंड रिलेशन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल जो जॉब वगैरह, ये इसी वजह से स्ट्रेस, ये फैक्टर आपने असेस करना है कि ये वो टाइम से इस पर स्ट्रेस है या जो है एक्यूट है, ठीक है। तो ये भी चेक करना है। होपलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस एंड इनएबिलिटी सिचुएशन, तो वो सिचुएशन अगर ये भी चेक करना है, पेशेंट को देखना है, पूछना है कि आपकी हेल्प कोई करता है या नहीं, कि आप अपनी हेल्प पे हर चीज़ करते हैं। ट्रीट टू द सेल्फ कंसेप्ट, बॉडी इमेज, पर्सनल आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल डिपेंडेंस ऑन अदर, ठीक है। तो आपने ये भी चेक करना है कि सेल्फ कंसेप्ट और बॉडी इमेज ये चीज़ें अच्छी है या नहीं है, ठीक है। मतलब कोई मतलब दूसरे पर्सन पे तो डिपेंडेंट नहीं है। फिर आपने फूड और फ्लूइड भी चेक करना है, ठीक है, कि उसकी जो है द इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंज्यूम फूड और लिक्विड एडिक्वेटली, नोजिया एनोरेक्सिया, कोई भी नोजिया एनोरेक्सिया मतलब ईटिंग डिसऑर्डर वगैरह तो पर्सन को नहीं है। अगर है तो फिर आपने देखना है, पहले उसको ट्रीट करना है। फिर आपने डिफ़िकल्टी चीविंग, वेट लॉस, ड्राइनेस, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये चीज़ें भी चेक करना है, ठीक है, कि कोई भी मसला तो नहीं है। हाइजीन को भी चेक करना है, ठीक है, क्योंकि हाइजीन सबसे पहले है, ठीक है। द डिफ़िकल्टीज़ टू इम्प्लीमेंट सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, डिपेंडेंस ऑन अदर, ठीक है, तो कोई अदर पे मतलब ये डिपेंडेंट तो नहीं है, ठीक है। हाइजीनिक कंडीशन में न्यूरो सेंसरी होती है ना, तो टिंगलिंग इन हैंड एंड फीट या इसी तरीके से स्वेलिंग जॉइंट वगैरह तो नहीं होती है। पेन कंपार्ट ये भी चेक करना है, तो द एक्यूट फेज ऑफ पेन प्रोबेबिलिटी नॉट कंपेन बाय द सॉफ्ट टिश्यू, तो सॉफ्ट टिश्यू की वजह से, सॉफ्ट टिश्यू मतलब जो टेंडन, जो लेगमेंट, मसल, ये चीज़ों की वजह से जब वो मूवमेंट करते हैं तो स्मॉल मतलब उसको पेन तो नहीं हो रही हो। अगर हो रही हो तो फिर आपने देखना है। स्वेलिंग इन द जॉइंट, क्रोनिक पेन एंड स्टिफनेस स्पेशली इन द मॉर्निंग, ठीक है। जब आप सुबह सोने से मतलब स्लीप होने से उठते हैं ना, तो फिर आपकी जॉइंट तो स्टिफनेस नहीं होती, क्रोनिक पेन वगैरह तो नहीं होती, ठीक है। तो ये आपने सब चीज़ों को चेक करना है। फिर सोशल इंटरेक्शन चेक करना है कि डैमेज जो इंटरेक्शन विद फैमिली और अदर टू डैमेज, चेंजिंग रूल, आइसोलेशन वगैरह तो नहीं है। या काउंसलिंग, लर्निंग
आपने करना है पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री ऑफ रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर रोमेटॉइड आर्थराइटिस से पेशेंट के हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस के की हो तो फिर ये क्या करना है, आपने काउंसल करना है, ठीक है, कि आपकी जो है फैमिली हिस्ट्री है, हम आपको कुछ टिप्स देंगे, उस पे अमल कर लें, फिर आपकी पेन थोड़ा रिलीफ हो जाएंगे। तो द यूज़ ऑफ द हेल्थ फूड विटामिन एंड कोर डिजीज़ विदाउट टेस्टिंग, ठीक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन देना है, न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा चलना है, ठीक है। हिस्ट्री जो पेरिकार्डाइटिस, वाल्स लूजन्स, एडिज, पल्मोनरी फाइब्रो फ्लोरोसिस एंड फ्लोराइटिस, ठीक है। तो ये सब हिस्ट्री चेक करना है कि उसकी कार्डिक जो वाल होती है उसकी इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, या पल्मोनरी जो है लंग्स में कोई भी फाइब्रोसिस वगैरह हेल्थी टिश्यू तो ख़राब नहीं हुआ है, या उसकी जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उस तो इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चेक करना है। फिर नर्सिंग डायग्नोसिस में एक्यूट and chronic pain related to distension of tissue by the accumulation of a fluid inflammatory process, ठीक है, synovial joint। फिर ये आपने पेन स्केल को देखना है, ठीक है, कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, 0 to 10 होती है, ठीक है। तो ये आपने सब्जेक्टिव डेटा चेक करना है, ठीक है। और फिर राइट डाउन द फैक्टर एंड दैट एक्सेलरेट एंड साइन ऑफ नॉन वर्बल पेन वगैरह, ये चीज़ें तो एक्सेलरेट जो पेन अब की जो हाँ मतलब पेन वगैरह एक्सेलरेट करते हैं वो भी चेक करना है। गिव द हार्ड मेट्रेसेस स्मॉल पिलो एलिवेटेड बेड व्हेन अ क्लाइंट नीड टू रेस्ट एंड स्लीप। देखिए हमारे पास आपने क्या करना है कि पिलो वगैरह यूज़ करना है ताकि आपकी पेन वगैरह जो है वो क्या हो जाए, वो रिलीफ मिल जाए, ठीक है। आपने बेड को अगर क्लाइंट चाहते हैं तो एलिवेटेड करवाना है, ठीक है। फिर हेल्प द क्लाइंट टेक अ कंफर्टेबल पोजीशन व्हेन स्लीपिंग और सिटिंग इन एक चेयर, ठीक। तो फिर आपने जो एंजाइटी रिलेटेड टू ऑपरेटिव प्रोसीजर होती है तो आपने उसको काउंसल करना है, ठीक है, कि कोई नहीं है, अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। फिर रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड बहुत ज़्यादा टाइम से यूज़ करते हैं तो उसको काउंसल करना है कि ये रिस्क है आपकी इन्फेक्शन की, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम बार बार जो है वो सप्रेस होती है। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू मोबिलिटी चेंज सेकेंडरी टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो ये भी चेक करना है। फिर आपने जो है नॉलेज डिपेक्ट अबाउट कंडीशन प्रोग्रेसेस एंड ट्रीटमेंट, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है कि नीड रिलेटेड टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने चेक करना है, समझ गए स्टूडेंट, कि आपकी जो नॉलेज होती है वो डेफिशिएंट तो नहीं है, ठीक है। और ये नॉलेज भी आपने उसको प्रोवाइड करना कि ये इसकी प्रोग्नोसिस उसको कहते हैं कि मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरी ये कितने हैं, वो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की डिज़ीज़, और ये बहुत ज़्यादा लेंथी तो होगा लेकिन आपने उसको अच्छी तरीके से माइंड में रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये आपको हर जगह पे काम आएंगे। तो अगर आपके यूनिवर्सल लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर और बर वक्त पहुँच जाए। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट।